हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत। तो हमने पहले वीडियो में गट माइक्रोबायोटा और ऑटिज्म के बारे में डिस्कस किया। अभी इस वीडियो में हम गट माइक्रोबायोटा कैसा डिस्टर्ब होता है और गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होने की वजह से किस कारण से ऑटिज्म होता है और हम अपने जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनका गट माइक्रोबायोटा कैसे हेल्दी और री एस्टेब्लिश करें कि जिनसे उसके उनके सिम्टम्स कम हुए और ऑटिज्म क्योर हो सके। तो कुछ इसमें रिसर्च हुआ है। तो वीडियो में जाने से पहले यदि आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, जो ऑटिज्म है और गट माइक्रोबायोटा है उसके रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होते हैं, तो जो प्रेग्नेंट वुमन है उन अनहेल्दी डाइट खाते हैं या फिर उनमें इन्फेक्शंस हो जाता है और वो एंटीबायोटिक लेते हैं और उनमें स्ट्रेस होता है, तो उनके गट माइक्रोबायोटा में चेंज हो जाता है और उसका असर जो उनके पेट में बच्चा होता है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में होता है। उनके ब्रेन को इन्फ्लेमेशन होता है। ऐसे बच्चों को ऑटिज्म होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरे रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो बच्चे नेचुरली वजाइनली डिलीवर होते हैं और जो बच्चे सिजेरियन सेक्शन में डिलीवर होते हैं उनके इंसिडेंस में ऑटिज्म में के इंसिडेंस में बहुत डिफरेंस है। तो जो बच्चे सिजेरियन से डिलीवर होते हैं उनमें 23% ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऑटिज्म होने के एज कम्पेयर टू जो बच्चे नेचुरली वजाइनली डिलीवर हुए। जो बच्चों ने पहले एक साल में 5 से ज़्यादा एंटीबायोटिक के कोर्स लिए है, ऐसे बच्चों में ऑटिज्म की जो इंसिडेंस है वो जो बच्चे ने एंटीबायोटिक नहीं लिए उनसे 30% ज़्यादा होते हैं। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं उनमें ऑटिज्म के प्रमाण जो बच्चे टॉप फीड लेते हैं उनसे कम होते हैं। जो बच्चे हेल्दी डाइट खाते हैं उनमें ऑटिज्म के प्रमाण कम होते हैं एज कम्पेयर टू दोज बच्चे की जो बच्चे अनहेल्दी जो प्रोसेस फूड जो जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें ऑटिज्म के प्रमाण ज़्यादा होते हैं और जो हेल्दी खाते हैं उनमें ऑटिज्म के प्रमाण कम होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रैट्स में एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या किया कि जो रैट्स है उनके गट्स के माइक्रोबायोटा को डिस्ट्रॉय किया, इरेडिएट किया, मीन्स पूरा नील कर दिया। फिर वो उनके गट में जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनका स्टूल से माइक्रोबायोटा निकल के वो ट्रांसप्लांट किया, उसको फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो रैट्स में ऑटिस्टिक फीचर्स डेवलप हो गए और जो रैट में ऑटिस्टिक फीचर्स डेवलप हो गए उनमें यदि हेल्दी चिल्ड्रंस के जो स्टूल सैंपल्स है उनके गट्स के वो जो माइक्रोबायोटा है वो सेपरेट करके उनमें ट्रांसप्लांट किए तो 40% ऑटिज्म का क्योर रेट वो रैट्स में पाया गया है। मीन्स दिस इज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मीन्स कुछ थेरेपी है कि उससे ऑटिज्म क्योर हो सकता है या फिर ऑटिज्म में बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन जब तक ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, जब तक वो ट्रीटमेंट में नहीं आता है, तो आप लोग घर में क्या कर सकते हैं कि जिनसे जो गट का माइक्रोबायोटा है वो हेल्दी हो जाए और ऑटिज्म का जो सिवियरिटी वो कम हो जाए और कुछ बच्चे में ऑटिज्म भी क्योर हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अपना स्क्रीन में आपसे शेयर करता हूँ। तो पहली जो स्ट्रैटेजी है जो गट माइक्रोबायोटा को इम्प्रूव करे, तो उसमें पहला है कि अवॉइडेंस ऑफ डिसरप्टर। दूसरी है कि लिविंग लाइफ नेचुरली, मीन्स जो जिंदगी हमने नेचर के साथ नेचर के कॉन्टैक्ट्स में जीनी चाहिए। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दे के भी हमारे गट माइक्रोबायोटा जो हेल्दी गट माइक्रोबायोटा है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। और रिकॉन्स्टिट्यूशन जो कर सकते हैं फिकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। तो पहला चीज मीन्स अवॉइडेंस ऑफ डिस्ट्रप्टर। तो मैंने आपको बताया कि जो गट माइक्रोबायोटा है वो किसी चीज से डिस्ट्रप्ट होता है। एक तो जो एंटीबायोटिक रहता है वो तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरसेस को भी मारते हैं, लेकिन अपने जो गट के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया रहते हैं उनको भी मार देते हैं। तो एक एंटीबायोटिक का कोर्स किया तो ऑलमोस्ट गट माइक्रोबायोटा की पॉपुलेशन 60-70% कम हो जाती है और कुछ महीने लगते हैं उसको रीएस्टेब्लिश होने को। ठीक है। तो एंटीबायोटिक से गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होता है। हम जो तो इसलिए कम से कम एंटीबायोटिक लेना चाहिए। यदि इन्फेक्शन है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन होता है और हम अननेसेसरी एंटीबायोटिक देते हैं और उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। पेरेंट्स को क्या है कि उनमें कुछ पेशेंस नहीं रहता है। वो वेट नहीं करते कि जो वायरल फीवर है उसको 3 to 4 डेज लगता है कम होने को, लेकिन वो डॉक्टर के ऊपर प्रेशर डालते हैं और उनको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करने पे वो प्रवृत्त करते हैं। या फिर डॉक्टर भी कुछ मिस ना हो जाए इसलिए एंटीबायोटिक सेफ गार्ड के लिए दे देते हैं। तो यदि आप अपने डॉक्टर से अच्छे से कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें कि डॉक्टर साहब यदि एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है तो हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, और डॉक्टर ने भी पेशेंट को बोलना चाहिए कि मुझे वायरल बुखार लग रहा है, मैं वेट कर सकते हैं। यदि कुछ सीरियस साइंस आपके बच्चे में डेवलप हो गए, उदाहरणार्थ तो बच्चा सुस्त हो गया, दूध नहीं पी रहा है, कन्वर्जन आ गया या अनकॉन्शियस हो गया, कम पेशाब किया, तो जल्दी से जल्दी दिखाने को लाओ, फिर हम जांच करके एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो यदि हेल्दी कम्युनिकेशन पेरेंट्स और डॉक्टर के बीच रहा तो एंटीबायोटिक का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कम हो सकता है।
दूसरी स्ट्रैटेजी है कि जो हेल्दी फूड है यदि वो खाए और अनहेल्दी फूड अवॉइड किए तो हम जो माइक्रोबायोटा का डिस्ट्रप्शन कम कर सकते हैं। जो हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, फॉर एग्जांपल जो जंक फूड्स रहता है कि जिसमें ज़्यादा शुगर रहता है, प्रिजर्वेटिव रहता है, केमिकल्स रहते हैं, उसमें फाइबर कम रहता है, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लाइक हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप रहता है। तो इससे अपना गट माइक्रोबायोटा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसके वजह से ये ऑटिज्म का चांसेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो गट माइक्रोबायोटा है डिस्टर्ब ना होए इसलिए ये जो हाईली प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, आउटसाइड फूड है अवॉइड करना चाहिए। एंटी एसिड से भी जो हमारे गट की एसिडिटी होती है स्टमक में वो भी माइक्रोबायोटा के लिए अच्छी होती है। यदि एंटी एसिड लिया एसिडिटी कम हो गया तो उससे गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होता है। स्टीरॉइड से डिस्टर्ब होता है। अभी बहुत सारे फीवर के लिए नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मेफेनेमिक एसिड रहा या आइबुप्रोफेन रहा, तो वो अवॉइड करना चाहिए। कम पैरासीटामोल फीवर या पेन के लिए लेना चाहिए। यदि ज़्यादा रहा तो फिर वो ज़्यादा NSAID ड्रग्स ले सकते हैं। जो हमारी फूड चेन से उसमें बहुत सारे केमिकल्स एंटर हो गए, उसमें पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, और वो हमारे गट में जाके हमारे गट माइक्रोबायोटा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो कितना कम से कम हमारे शरीर में जाए। फॉर एग्जांपल हम ग्रीन लीफ वेजिटेबल लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स उसमें मीन्स कवर्ड रहते हैं। तो उसको अच्छे से पानी में उसको पूरा उसको क्लीन कीजिए, वो सब केमिकल से उसको धो लीजिए और फिर उसका आप सेवन कर सकते हैं कुकिंग के बाद। तो ये यदि डिस्ट्रप्टर यदि हमने अवॉइड किए तो बहुत सारे जो हमारे गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होते हैं तो वो कम होंगे और हेल्दी माइक्रोबायोटा रहेंगे। हम क्या है कि हम नेचर से दूर चले गए हैं। तो उससे क्या हो गया है कि जो नेचर में जो माइक्रोबायोटा है, वेल्थ ऑफ माइक्रोबायोटा है, उससे हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी जो माइक्रोबायोटा है उसकी बायोडाइवर्सिटी कम हो गई। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब होना चाहिए कि नेचर में बहुत सारे हेल्दी माइक्रोबायोटा है। यदि हम नेचर में जाएंगे, हम यदि ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल में नंगे पैर चलेंगे, सॉइल में खेलेंगे, बच्चों को खेलने देंगे, गार्डनिंग करेंगे, तो उससे जो माइक्रोबायोटा है वो हमसे ज़्यादा हमारे कांटेक्ट में आएगा और हमारा जो माइक्रोबायोटा का बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा। तो बच्चों को खुले मैदान में, सॉइल में, गार्डन में खेलने दीजिए, उनको उधर मैला होने दीजिए। ओके, ज़्यादा हाइजीन की चिंता मत कीजिए। ओके, ज़्यादा से यदि ऑटिज्म प्रिवेंट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल वेजाइनल डिलीवरी करना चाहिए। और यदि बच्चे कुछ प्रॉब्लम आया तो सीजरियन सेक्शन करना चाहिए। डिलीवरी के बाद आधे घंटे के अंतर ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए। पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए और 2 साल तक माँ का दूध देना चाहिए। 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्दी फूड शुरू करना चाहिए। हमने अपनी घर की विंडोज़ ओपन रखनी चाहिए सो दैट जो माइक्रोबायोटा है हमारे घर में आए, वो एंटर करे और हमारा उससे कांटेक्ट हो जाए। अभी कोरोना के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र, एंटीसेप्टिक यूज़ करने लगे। लेकिन उसका जो डिसएडवांटेज है कि हमारे शरीर में जो गट माइक्रोबाय हमारे शरीर का जो माइक्रोबायोटा है वो कम हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है और डिजीज़ के इंसिडेंस ज़्यादा हो रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीसेप्टिक है, सैनिटाइज़र है, जो सोप है, एंटीबैक्टीरियल या शैम्पू है, कॉस्मेटिक है, उसका मिनिमम यूज़ कीजिए। प्रीबायोटिक ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। अब ये प्रीबायोटिक क्या है? तो ये प्रीबायोटिक हमारे हम जो खाते हैं उसमें जो पार्ट रहता है वो इनडाइजेस्टेबल पार्ट रहता है, स्पेशली फाइबर्स। तो वो पार्ट जो गट के माइक्रोबायोटा है, जो हेल्दी माइक्रोबायोटा है, उनके लिए वो इट्स लाइक अ वेरी गुड ट्रीट फॉर देम। उनके लिए बहुत ही अच्छा खाना रहता है। तो जितना ज़्यादा प्रीबायोटिक हम अपने खाने के माध्यम से अपने खाने में ले तो उतना ज़्यादा हमारे गट में जो माइक्रोबायोटा है वो बढ़ेगा और ऑटिज्म का प्रमाण कम होएगा। तो ये प्रीबायोटिक किस चीज़ से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो ये प्रीबायोटिक ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स में रहते हैं और फाइबर्स एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने भी खाना चाहिए और जो बच्चे ऑटिज्म से ग्रस्त है उनको भी देना चाहिए। फ्रूट, जितने भी सीजनल फ्रूट्स है, फ्रूट जूस की जगह फ्रूट्स खाने चाहिए कि उसमें फाइबर भी ज़्यादा के मात्रा में रहता है। जो चीज़ें जमीन के नीचे उगती है, रूट्स, फॉर एग्जाम्पल है कैरेट्स है, मूली है, या फिर बीट है, सूरन है, जो जो रूट्स है वो ज़्यादा वो हाई सोर्स ऑफ फाइबर्स एंड प्रीबायोटिक रहते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खाने में होना चाहिए। मिलेट्स, तो हम ऑटिस्टिक जो बच्चे रहते हैं उनको हम व्हीट अवॉइड करने को बोलते हैं और उसकी जगह ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स लाइक ज्वारी है, बाजरी है, नाचनी है, अलग टाइप के मिलेट्स रहते हैं, लिटिल मिलेट्स, कोडो मिलेट्स, बर्नैल मिलेट्स, ब्राउन टॉप मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स खाने की बारे में हम उनको एडवाइस करते हैं कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीबायोटिक होते हैं।
गार्लिक रहा, ऑनियन रहा, बनाना रहा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीबायोटिक रहते हैं। बार्ली है, ओट्स है, या फिर एप्पल है, सूरन है। ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स देनी चाहिए, मीन्स फ्लैक्स सीड्स है, सनफ्लावर की सीड्स होती है, पंपकिन सीड्स है, तिल है, जो भी सीड्स है उसकी पाउडर बना के खाने में देना चाहिए। तो उससे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलेगा, फाइबर्स भी मिलेगा। व्हीट खाते समय हम क्या करते हैं कि हम जो व्हीट है उसमें उसको बहुत बारीक करते हैं, और जो उसके जो हम बोलते हैं कि ब्रान, वो फेंक देते हैं। तो वो जो जो ब्रान रहता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो व्हीट के साथ हमको खाना चाहिए। कैबेज, कॉलीफ्लावर्स, लेग्यूम्स है, जो जो मोड़ आए हुए कड़दन, चना, चौली, राजमा, दालें, इसमें बहुत सारे प्रीबायोटिक रहते हैं। और उसमें हम यदि उनको भिगा के रखें, उनको यदि स्प्राउट किया, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन भी आते हैं और प्रीबायोटिक भी तैयार होते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। कस्टर्ड एप्पल है, वाटरमेलन है, ग्रेप फ्रूट्स है, बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स है, आलमंड्स है, पिस्ताशियो है, कैशू नट्स है, वो वॉलनट्स हैं, वो सब, उनमें बहुत सारे विटामिन, फाइबर्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रीबायोटिक होते हैं। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्प्राउटेड बीन्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। हमने जो ऑयल है, तो गावरान घी बोलते हैं, देसी घी, वो ज़्यादा खाना चाहिए। जो ऑयल हम बाहर से लेते हैं वो बहुत ही केमिकल युक्त होता है, उससे ब्रेन में, शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है। इसलिए वो जो हम बोलते हैं कच्ची घानी का तेल, ओके, तो वो तेल यूज़ करना चाहिए, रादर दैन जो हम रूटीनली जो प्रोसेस्ड ऑयल है वो अवॉइड करना चाहिए। हम हमने जो प्रोसेस फूड है, जंक फूड है, कि जिसमें बहुत सारे केमिकल्स, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप रहता है, शुगर एनी फॉर्म हमने अवॉइड करना चाहिए। अभी प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो हम प्रोबायोटिक की कैप्सूल्स भी मिलती है। तो रिसर्च में पाया गया है कि प्रोबायोटिक की कैप्सूल का कोर्स किया तो भी ऑटिज्म के सिम्टम्स में फ़र्क आते हैं। लेकिन हम घर में कैसे प्रोबायोटिक कंज्यूम कर सकते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें रहती है जो फर्मेंटेड स्पेशली चीज़ें रहती है, जैसे दही है, योगर्ट्स है, पिकल है, कांजी है, इडली डोसा है। फर्मेंटेशन से जो भी चीज़ें तैयार होती है उसमें बहुत ही हेल्दी प्रोबायोटिक रहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है कि फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। तो मैंने कहा कि रैट्स में जो रैट्स को ऑटिज्म के सिम्टम्स थे, उनको यदि हेल्दी चिल्ड्रंस के गट माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट किए तो उनमें 40% क्योर है। तो ये एक अ, हम बोल सकते हैं कि इट्स अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म। तो ये जब मेन स्ट्रीम में आ जाएगा तो ऑटिज्म के क्योर रेट बढ़ सकते हैं। लेकिन तब तक मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो बताइए, वो खाने के माध्यम से दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑटिज्म हम क्योर कर सकते हैं। स्ट्रेस, मैंने बोला है कि स्ट्रेस से भी गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होता है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज है, उनमें यदि स्ट्रेस ज़्यादा रहा तो जो उनके पेट में जो बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में नेगेटिव असर हो सकता है। तो ऐसे माओ ने या फिर बच्चों को भी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सिखानी चाहिए। जैसे हमने 30 मिनट हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, कम से कम 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। रात को 7 से 8 घंटा एडल्ट्स ने, और चिल्ड्रंस ने अपनी एज के हिसाब से नींद लेनी चाहिए। हमने योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। हमारा एटीट्यूड ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि ऑटिज्म हुआ तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ओके, और हमको लगता है कि सब डार्कनेस है। तो लेकिन हमने ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। यदि हम ट्राई करते रहेंगे तो हम ऑटिज्म के ऊपर जरूर विजय पा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, गट माइक्रोबायोटा और ऑटिज्म में मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमारे शरीर में, हमारे गट में हेल्दी माइक्रोबायोटा होते हैं कि जो हमारे हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हमारे ब्रेन के हेल्थ को प्रमोट करते हैं। यदि ये गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हुए तो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में असर होता है। यदि मदर का गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हुए तो उसको इन्फेक्शन हुए, या उस एंटीबायोटिक लिया, स्ट्रेस रहा, तो उसका गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हो के जो उसके पेट के अंदर बच्चे, उसके ब्रेन को इन्फ्लेमेशन होता है, और ऐसे बच्चों को ऑटिज्म हो सकता है। हमने देखा है कि यदि गट माइक्रोबायोटा हेल्दी रहा तो वो हमारे इम्यूनिटी में, हमारे डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में और ब्रेन के फंक्शंस में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। यदि कुछ कारण से गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हुआ, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक लिया, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, टॉक्सिन्स, इंसेक्टिसाइड्स, स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट, उससे यदि गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हुआ, मदर का गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हुआ, तो उसके वomb में जो बच्चा तैयार हो रहा है तो उसमें ऑटिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या जो बच्चे
में भी गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होता है तो उनमें ऑटिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि गट माइक्रो मैंने हमने ये भी देखा है कि गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हुआ तो बहुत सारे मैकेनिज्म से ऑटिज्म होने के चांसेस रहते हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म रहता है कि गट माइक्रोबायोटा जो केमिकल्स तैयार करते हैं वो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है और हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। दूसरा चीज, जो गट माइक्रोबायोटा कम हुआ तो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उससे ऑटिज्म हो सकता है। गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हुआ तो जो डिजीज कॉजिंग जीन्स ऑन होते हैं और हेल्दी जीन्स स्विच ऑफ हो जाते हैं, उससे भी ऑटिज्म हो सकता है। या फिर जो गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हुआ तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो चेंज हो जाता है और ब्रेन के फंक्शंस में भी चेंज आ जाते हैं। तो ये माध्यम से गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होने के वजह से ऑटिज्म हो सकता है। और यदि हम ये गट माइक्रोबायोटा को अच्छे से रीएस्टेब्लिश करें तो ऑटिज्म क्योर भी हो सकता है। तो यदि हम हेल्दी ग्रीन प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स, रूट्स, नट्स, लेग्यूम्स खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, शुगर अवॉइड करें, ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करें और जो डिस्ट्रप्टर है वो अवॉइड करें, तो हम अपने गट माइक्रोबायोटा को रीएस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे की गट माइक्रोबायोटा को रीएस्टेब्लिश करके उनके सिम्टम्स और उनकी सीवियरिटी कम कर सकते हैं और कुछ बच्चे में वो क्योर भी हो सकता है। तो यदि गट माइक्रोबायोटा का हम अच्छे से ख्याल रखें और उसके साथ उसको थेरेपी जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एबी थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन दिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट किए और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रहा तो हम ऑटिज्म के ऊपर निश्चित ही विक्ट्री पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी लिखिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे नेक्स्ट वीडियो जो मैं ब्रेन रिलेटेड टॉपिक पे बनाता रहता हूँ वो जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, वो आप देखिए कि ब्रेन कैसे डेवलप होता है, ब्रेन के अलग अलग बीमारियाँ कौन सी रहती है, उसको हम कैसे मैनेज करें और अपने जो बच्चा है उसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाए, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बनाए और उसको नॉर्मल कैसे बनाए। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।